हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। यदि धर्म के नाम पर, यदि पाखंड के नाम पर किसी का विकास होता तो आज भारत सबसे आगे होता। यदि वास्तव में पत्थर पूजने से भगवान मिलते तो सबसे पहले आज हमें भगवान मिल गए होते। आज सबसे ज्यादा वे महान आत्मा, जिन्हें हम संत कहते हैं, जो इस देश में और इस धर्म को चलाने का काम करते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताते हैं, वे आज राजस्थान में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। चुनाव की लगभग पोलिंग खुलने के बाद भी अभी तक राजस्थान में यह तय नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पिछड़े वर्ग और प्रजापति समाज के लोग यह समझते हैं कि धर्म ही सब है। धर्म के नाम पर इन लोगों में पाखंड किस कदर फैलाया जाता है, यह आप सोच भी नहीं सकते। कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी जाति के नाम पर इन सबको आपस में लड़ाया जाता है। और मजे की बात यह होती है कि इन्हें इसमें भागीदारी भी नहीं दी जाती और इन्हें हिस्सेदारी भी नहीं दी जाती। आज मैं कुछ महात्माओं के नाम बता देता हूं, उन महान संतों के नाम जो कि चाहते हैं कि राजनीति में वे अपना आधिपत्य रखें। इसका अर्थ है जो कोई भी संत बनता है उसका लालच इस दुनिया से जुड़ा होता है। उनमें एक महात्मा महान संत है बाबा बालकनाथ, जो राजस्थान के हैं और वह अब मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं। भला सोचिए, एक महात्मा को जो मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता बताता है, जिसे कहता है कि यह राजपाट कुछ नहीं होता, जो कहता है कि मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो मोह माया के इस जंजाल से बाहर निकलना पड़ेगा, तो यह संत, यह सिद्ध पुरुष इस राज की मांग क्यों कर रहा है? जब इसके हाथ में सभी शक्तियां हैं तो अपनी शक्तियों से काम क्यों नहीं चलाते? दूसरे हैं पोखरण सीट से जीते महंत प्रतापपुरी। महंत प्रतापपुरी को आखिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? जब इतने बड़े महंत है तो फिर यह राजस का जो योग है आखिर इनके अंदर उत्पन्न कहां से हुआ? क्या भगवा कपड़े पहन लेने से केवल संत हो जाते हैं क्या? या भगवा कपड़ा पहन करके संत बन करके राज सत्ता को हासिल करने का यह कोई नया तरीका निकाला है क्या? जो हिंदू करके इस देश में राज कर लेते हैं और अपने वे तमाम ऐशो आराम से जिंदगी काट लेते हैं जो अभी तक आम आदमी नहीं काट पाया। ओटाराम देवासी भी चुनाव लड़कर सिरहुई सीट से जीत कर आए हैं। ओटाराम देवासी को आखिर क्यों पड़ी राज की जरूरत? क्या धर्म और राज में कोई एक विचारधारा है क्या? यह मोह माया क्यों नहीं छोड़ देते? यह धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं। इन्हें प्रभु का रास्ता दिखाना है या फिर इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई लड़नी है। तीसरा है बाल मुकुंद आचार्य, यह हवा महल से जीते हैं। यह भी एक संत है। आखिर इन संतों की क्या चाल है? ये संत बनकर भगवा कपड़े पहन करके, बड़े बाल रख करके, लंबा तिलक लगा करके भारत की पिछड़े वर्ग को प्रजापति, गडरिया, धनगर, सुनार, लोहार, कहार, कश्यप आदि जातियों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हुए आपने हमेशा देखा होगा और वोट देने का काम हम जैसे मूर्ख लोग इन्हें करते हैं। भारत में लगभग 55% ओबीसी वर्ग है
और यह ओबीसी वर्ग हिंदुत्व की विचारधारा में इस कदर बह जाता है, इसे अपना और पराय का भेद का ही पता नहीं रहता। ऐसा ही एक मामला अब जोरों शोरों से राजस्थान में उठ रहा है, जिसमें नाम आता है गोगा माडी का। गोगा माडी यानी पूरा नाम सुखदेव सिंह गोगा माडी। गोगा माडी को आपको बता दे, इनके 3 पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम शकुंतला है। शकुंतला से जो हरियाणा फोर्स में, हरियाणा पुलिस में होमगार्ड की पद पर है, उनसे इनका तलाक हो चुका है। दूसरी पत्नी का नाम जो हाल फिलहाल में इनके साथ देखी गई है, उनका नाम है शीला शेखावत। शीला शेखावत इनके साथ में रहती है, उनसे इनके 2 बेटियां हैं। एक का नाम उर्वशी है, दूसरी का नाम यशस्वी सिंह है। अब तीसरी पत्नी का नाम सपना सोनी है। सपना सोनी इन पर 376 का मुकदमा भी इससे पहले लगा चुकी है। लेकिन 3 पत्नियां होने से आपको यह तो पता ही लग गया होगा आखिर सुखदेव सिंह गोगा माडी किस तरह के चरित्र के थे। अब इनकी शिक्षा कक्षा 8 पास थे। दूसरे इनके बयान में इन्होंने कहा था भीम आर्मी के ये पैरों को काट देंगे। लेकिन आपने यह भी देखा होगा, यह मायावती, जो मायावती दलित है, उनकी पार्टी बसपा से चुनाव लड़ते हैं। यानी इन्हें जिसका पलड़ा भारी लगता है उसमें जाकर के ये बैठ जाते हैं। इस तरह के लोग और पिछड़े वर्ग के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, और मूर्ख बनते हैं प्रजापति, कुम्हार, कुमावत और भी बहुत सारी सैनी, कश्यप, मल्ला, मछुआ, केवट, बर्थम, बाढ़ी, लोहार आदि जातियां इसमें आसानी से मूर्ख बन जाती है। पाल, गडरिया, धनगर मूर्ख बन जाते हैं। लेकिन क्या यह हमारी शिक्षा है क्या? क्या हमें अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है क्या? आखिर आपकी आवाज क्यों नहीं उठती? जौनपुर में 2 भाइयों को का नरसंहार एक साथ किया जाता है। 2 भाइयों की अर्थियों को एक बाप को कंधा देना पड़ता है, लेकिन हम सब चुप रहते हैं। वहां की छोड़िए, राजस्थान में कमलेश प्रजापति इनकाउंटर की जो जांच हुई, सीबीआई ने जांच की, उसकी अभी तक भी फाइल दबी हुई क्यों है? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो हरीश चौधरी अब तक पकड़े क्यों नहीं जाते? क्या हरीश चौधरी के कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से भी है क्या? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन मूर्ख किस का बनाया जाता है? मूर्ख बनाया जाता है ओबीसी का। ओबीसी समाज लगातार यह मांग कर रहा है कि हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना आज तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर उफ तक नहीं बोला। आखिर हम यह बात क्यों भूल जाते हैं? जो लोग हमारा ही अहित करते हैं, जो लोग हमारे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों को जाकर के हम एक बार फिर अपने हाथों से सत्ता सौंप देते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी। आज इस देश में ओबीसी वर्ग को ज्यादा हक चाहिए। आज ओबीसी वर्ग को चाहिए उनके सचिव बने। आज ओबीसी वर्ग को चाहिए उनके ज्यादा से ज्यादा जज बने। आज ओबीसी वर्ग को चाहिए उनके डीएम बने, एसडीएम बने, उनके भी अधिकारी बने। यदि हम आंकड़ा देखें तो प्रजापति समाज के सबसे कम, यानी ओबीसी समाज के प्रजापति समाज का कहने का अर्थ प्रजापति समाज जैसी जातियों की, जिनमें कश्यप है, मल्ला, मछुआ, केवट, विश्वकर्मा जाति हैं, इन जातियों के सबसे कम सचिव है, डीएम नहीं है, एसडीएम नहीं है, और जो जातियां मात्र 5% है, वे इस देश पर राज कर रही है, इस देश को अपने हाथों में लिए हुए हैं। वे ही लोग इंटरव्यू लेते हैं और वे ही लोग हमारे लोगों को सिलेक्ट नहीं करते। आपको पता नहीं है, केवल एक डीएम बनाने के लिए आईएएस करना पड़ता है, और वो आईएएस केवल उसके लिए बीए पास करना पड़ता है,
और बीए पास करने के बाद में जब हम आईएएस कर लेते हैं तो वहां पर इंटरव्यू लेने के लिए में सत्ता से जुड़े हुए खास लोग बैठते हैं, जो लोग केवल इंटरव्यू में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, भले ही आप ज्यादा नंबर से पास हुए हो। तो ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे सबसे ज्यादा नेता लोकसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे, और ऐसे में जरूरत है हमें अपने लोगों को वोट देने की। हमारे हाथ में केवल वोट देना है, और इस वोट को यदि हम अपने भाई की झोली में डाल देंगे तो उसकी झोली भारी हो जाएगी। जीत की हार की कोई बड़ी बात नहीं होती, हारना जीतना तो अलग बात होती है, लेकिन रण में उतरना भी एक बड़ी बात होती है। असली क्षत्रिय वही होता है, जातिगत कोई क्षत्रिय नहीं होता। असली क्षत्रिय वही होता है जो रण में उतरना जानता है। जो रण में उतरना नहीं जानता वह क्षत्रिय नहीं होता। अब यदि बात की जाए सत्ता की, तो सत्ता में जितने भी नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उन तमाम लोगों को तनख्वाह मिलती है। यदि उन्हें तनख्वाह मिलती है तो एक कर्मचारी में, एक नेता में, एक मंत्री में क्या अंतर होता है? जब कर्मचारी जो काम करता है वही नेता को करना चाहिए, लेकिन नेता इस देश में राज करता है और कर्मचारी उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता है, उसके सामने सलूट मारता है। दोनों में अंतर कुछ नहीं होता, केवल उसकी वोट का प्रभाव होता है, और वह वोट हम सब देते हैं। इस वोट को हमें सोच समझकर देने चाहिए। जैसे बेटी को हम सोच समझकर किसी के हाथ में देते हैं, ऐसे ही अपनी वोट को भी हमें सोच समझकर देना चाहिए। यदि वह वोट आपके भाई के साथ में चली जाएगी तो आपके भाई की ताकत बढ़ेगी, यदि यह किसी और के साथ में जाएगी तो यह गोलीबारी में लगेगी, और उसी गोलाबारी से आपके साथ में अन्याय होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को